ऑल राइट गाइज, आज महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है अपनी एक ऐसी कार जिसने इंडिया में भी धमाल मचाया और इंटरनेशनली भी। वो थी XUV 700। उसी का ही हैवीली फेस लिफ्टेड वेरिएंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल SDV। वो अब लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है 7XO। देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक में सबसे पहली नज़र पड़ती है इस ग्रिल पे, जो कि नई है और दिखने में काफ़ी क्लासी भी लग रही है। दूसरी चीज़ हेडलैम्प, BI LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। जो XUV 700 का चार्म था वो रिटेन किया गया इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नया नहीं कर दिया इसको। और ये एक सक्सेसर फेसलिफ्ट वेरिएंट है। यहाँ पे देखोगे तो LED हेडलाइट प्रोजेक्टर, यहाँ पे भी एक प्रोजेक्टर है छोटा सा। ये जो है सीक्वेंशियल ऐसे करके टर्न इंडिकेटर चलते हैं। ये DRL, दूर से देखोगे कार को, अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, जैसलमेर में, और यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप है, लेकिन तब भी ये जो DRL है ये मेरे को लाइट अप दिख रहे हैं और लाइट भी दिख रही है। अब एक चीज़ देखना कि नीचे आपको इसमें दो लाइट्स दिख रही होंगी, एक इधर एक इधर। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये है फॉग लैम्प और ये है कौन सा। तो ये फीचर वही है जो अभी तक हम हेडलैम्प्स में देखते थे। कॉर्नरिंग, जैसे ही आप स्टीयरिंग को मोड़ेंगे तो एक लाइट ऑन हो जाती थी, हेडलाइट के अंदर ही इंटीग्रेट कर रखी होती थी, बट यहाँ पे वो सेपरेटली दी हुई है। इसी पोर्शन को नीचे वाले एंगल से देखोगे तो कुछ ऐसी सी लगती है, भारी भरकम सी एक कार लगती है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है ADAS का रडार फर्स्ट, और ऊपर की तरफ वहाँ पे ये है सेंसर, कैमरा सेंसर। फिर यहाँ पे नॉर्मल कैमरा आ जाता है क्योंकि 360 व्यू है। बेसिकली वो 540 डिग्री एंगल का 360 व्यू है। अंदर से दिखाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये 19 इंचेस के व्हील्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में डायमंड कट मिलते हैं। जो साइड क्लैडिंग है ये पूरी पूरी ब्लैक है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा फील आ रहा है। कंपनी ऐसा बोल रही है कि ये ज्वेलरी है, ज्वेल टाइप्स है, बट हाँ ये है कि डायमंड कट है तो सुंदर से तो लग रहे हैं। अभी थोड़े से गंदे हो गए हैं बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ रेगिस्तान में, इस वजह से थोड़ा सा साफ़ नहीं कर पाया मैं इसको। बट 4 डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं इसके अंदर, लेकिन मेन खेल तो यहीं पे है इसकी सस्पेंशन का। अब महिंद्रा ने एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है जो कि खेल ही ख़त्म कर देगी इस सेगमेंट की कार्स का, और ये जीतेगी वहाँ पे जहाँ पे चाहिए आपको एक बड़ी सी कार जिसके अंदर कि आप अपनी फैमिली के लोगों को बिठा सको। यहाँ पे 3 लोग, आगे 2 और पीछे 2 बच्चे। अभी ये सामान मैंने ऐसे करके डाल रखा है, बट ये देखो कि अगर 3 लोग इसके अंदर बैठते हैं, खुली खुली सी सीट हो जाती है, और यहाँ पे आपका एंटरटेनमेंट सिस्टम वगैरह। लेकिन अभी तक इशू ये था कि फैमिली कार की भी सस्पेंशन SUV जैसी होती थी। अब यहाँ पे फैमिली कार की सस्पेंशन जैसी होगी, बताता हूँ। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है एक शॉकर सिस्टम। इसके अंदर डैम्पिंग यूज़ की हुई है, रिवर्स डैम्पिंग है बेसिकली। और वो काम कैसे करती है कि ये जो फ्रंट सस्पेंशन है, अगर ये उछलेगी तो पूरी कार उछलेगी। लेकिन अगर फ्रंट सस्पेंशन ही डैम्प कर ले, यानी कि गड्ढे में जाए और आराम से ऊपर आए, यानी कि रीडैम्पिंग हो उसके अंदर, तो वहाँ पे जो है कार बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चलेगी। डाविंची करके टेक्नोलॉजी, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि इन्होंने ऐसा एक वॉल्व बनाया है जो कि मेंटेन कर सकता है अपने आप को रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं। बाकी टेक्निकल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका। तो वो डाविंची करके एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस कार के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। अब महिंद्रा अपने पास एयर सस्पेंशन भी लेके आ रहा है और एक्चुएटर बेस्ड सस्पेंशन भी लेके आ रहा है। वो अपकमिंग कार्स में देखने को मिलेगी। बाकी ये साइड प्रोफाइल से देखोगे तो XUV 700 अपग्रेडेड है। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा कैमरा और टर्न इंडिकेटर, फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं इसके अंदर। तो कुछ इस टाइप की इसकी की है जो कि अब नई वाली है, बट यहाँ पे वो साइड वाले बटन नहीं है, जैसे कि ऑटो वॉक वगैरह हो सकती है। यहाँ पे महिंद्रा का छोटा सा लोगो, एक ऐसा सा स्पीकर्स का साइन बना हुआ है। यहाँ पे एक ये आइस वाला जो स्नो वाला साइन होता है वो बना हुआ है। बाकी ये देखोगे तो ये बूट ओपनर है, अनलॉक, लॉक। अब देखो कार लॉक है, मैंने इसको लॉक कर दिया। अब मैं ये अनलॉक का बटन प्रेस करूँ, क्या ये अपने जो ग्लासेस हैं, विंडोज़, इनको रोल डाउन करेगा? तो यहाँ पे नहीं रोल डाउन करता। मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लेकिन इसके अंदर एक फीचर है जिसको बोलते हैं कि पैसिव एंट्री। अप्रॉक्सीमेटली सेंसर बेस्ड एक डिवाइस होता है जो कि अब आजकल की कार्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है कि मेरे को कार कभी जो की है ये कभी भी जेब से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं जैसे इसके पास जाऊँगा तो ये अपने आप को अनलॉक कर लेगी। अपने आप ही अनलॉक कर लिया इसने, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना लॉक करने की ज़रूरत, कभी ना अनलॉक करने की ज़रूरत, क्योंकि मैं जब इससे दूर जाऊंगा ना ये की लेके, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और जैसे ही मैं एक डिस्टेंस पे पहुंचूंगा तो ये कार जो है अपने आप को लॉक कर लेगी। देखो कुछ सेकंड्स के बाद ये लॉक हो जाएगी, हो गई। बाकी ये जो बटन है, जैसे इसको प्रेस करोगे आप ऐसे करके, तो फॉलो मी होम वगैरह वाले जो फीचर हैं वो इसके अंदर ऑन हो जाते हैं। और DRLs वगैरह भी देखो ऐसे करके। ये जो लाइट का सेटअप है और जो फ्रंट का सेटअप है ये काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव तो लगता है। ऐसे ही सेम ना इसका जो रियर वाला सेटअप है, यानी कि टेल लैंप्स का, ये भी
मेरे को तो काफ़ी सूदिंग लगा, मतलब वही छाप है जो कि 700 के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे जो है बाजी मार जाती है। एक बारी मैं इसका टर्न इंडिकेटर यहाँ से अनलॉक करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये टेल लैंप अभी ऑन हो रहा है ऐसे करके। इसको कंपनी बोलती है कि डायमंड इंस्पायर्ड है, बट कंपनी कुछ भी बोले, बट ये जो है ये डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती है। टायर भी जो है वो डायमंड कट ही है। पीछे से अगर ये वाला व्यू देखते हैं तो यहाँ से कार ओवरऑल एक फैमिली कार जैसी एक सीरियस लुकिंग कार लगती है। बाकी पीछे यहाँ पे ये शार्क फिन एंटीना है, ये जो है स्टॉप माउंटिंग लैंप है, ये डिफॉगर आ जाता है। अब ये डिफॉगर की भी टेक्नोलॉजी चेंज करो यार महिंद्रा के डिज़ाइनर्स, ये लाइंस नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, इसको ट्रांसलूसेंट कर दो। वाइपर दिख रहा है, वाइपर इंटीग्रेटेड होना चाहिए था अंदर, बट पीछे यहाँ पे ये कैमरा है, यहाँ पे XUV की ब्रांडिंग, इधर AX7L। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये दे दी कि यहाँ पे जो है आपका जो मॉडल है उसकी जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे दिखेगी। बाकी इसके अंदर पीछे देखोगे तो यहाँ पे साइड्स में जो है एडास के रडार्स होते हैं, और सेंटर में और साइड में ये पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। बट यहाँ पे सेंसर साइड में नहीं है, यहाँ पे आपको ये दो सेंसर्स हैं जो कि विजिबल है। यहाँ पे ये क्रोम की जो गार्निशिंग लगा रखी है, इसकी वजह से चीज़ें जो है थोड़ी सी सुंदर हो जाती है। नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह छुपा हुआ है। चलो अब सबसे पहले इसका इंजन पे खोल के देखते हैं, और यहाँ से ये जो है ऐसे करके अनलॉक हो जाएगा, और जो डोर्स की जो डैम्पनेस है ना वो काफ़ी सही लगी। थर्ड जो है वो बहुत बढ़िया है, सिंगल हैंडेड ऑपरेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ से अगर आपने इसको ओपन किया, ऐसे करके उठाया, तो जो हुड है वो बहुत भारी है, और यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा मैकेनिज्म या फिर ऐसे गैसकेट्स वगैरह नहीं दिखते हैं, ये क्लिप ही आपको लगाना पड़ेगा। अब इसमें दो इंजन आते हैं, पेट्रोल का और डीजल का। तो मैं डीजल चला रहा हूँ, तो 2.2 लीटर का इंजन, यानी कि 2200 सीसी का। 2 पैसे को बताऊँ तो 2184 समथिंग सीसी का ये इनलाइन 4 डीजल इंजन है, टर्बोचार्ज, जो कि 184.4 bhp का पावर क्रैक करता है एट 3500 आरपीएम पर। अब ये जो दोस्तों 3500 आरपीएम है ना, ये ज्यादा नहीं है। एक और चीज बता देता हूँ इसके बारे में, 450 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है ये। न्यूटन मीटर जितना ज्यादा मिल जाए अमाउंट उसका, डीजल लवर्स को ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज थ्रस्ट चाहिए होता है, टायर एकदम से चलने चाहिए। और हाँ, एक बार बात बताऊँ, इसके अंदर एक सरप्राइज है, ऑल व्हील चल सकती है ये। तो आपके जो ऐसे वाले सैंड मड वगैरह वाले जितने भी रास्ते हैं ना, वहाँ पे आपको कार लेके जा सकती है। ये SUV फॉर्म वाली एक कार है, लेकिन फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखोगे, एक ऐसी कार जिसके अंदर की ज्यादा पावर है, चारों पहिए चल सकते हैं, लेकिन वो एक फैमिली कार की ड्रेस पहन के आई हुई है। लेकिन अंदर से देखोगे तो प्रॉपर एक SUV है। अभी तक मैंने इसको 55 किलोमीटर चला लिया, और जो उसका 450 Nm ऑफ टॉर्क मुझे मिल रहा है थ्रस्ट में, वो मुझे लग रहा है कि वो कमाल है। बिकॉज ये जो इंजन है M-Hawk, ये ऑलरेडी महिंद्रा जो है यूज़ कर रही है। M स्टाइलियन जो है 2 लीटर वाला, वो भी पेट्रोल इंजन तो ऑलरेडी यूज़ होता ही है, ऑलरेडी चला रखे हैं हमने। ट्यूनिंग के साथ में भी कुछ ऐसा खास नहीं खेले हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रिफाइनमेंट या फिर ऐसा NVH लेवल जो है वो वहाँ पे इंप्रूवमेंट है। चलो शॉर्ट में ही मैं अंदर का भी दिखा देता हूँ एक बारी। वैसे जो है ये चीज़ हम देख चुके हैं, लेकिन आप देखना कि मटेरियल की चॉइस क्या है। जो फील है ना, ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। जो मटेरियल चॉइस है ना, हाथों में अच्छा फील हो रहा है। ये जो है लेदरेट मटेरियल है कुछ इस टाइप का, और ये जो कलर है थोड़ा वाइटिश, थोड़ा आइसी वाइट, और ये कुछ बेजिश, थोड़ा डार्कर या फिर मिडिल, ऐसा लग रहा है जैसे ये कार किसी इंटीरियर डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करी हो। ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर वाला इसके अंदर फील नहीं है, ऐसा लग रहा है घर डिज़ाइन किया हुआ है, किसी का लग्जरी होम या फिर कोई एक लग्जरी होटल। ये जो सीट है ध्यान से देखना, ये मैंने बिल्कुल पीछे कर रखी है, और वो वाली सीट जो है वो आगे कर रखी है। तो दोनों में बैठ के दिखाता हूँ। तो ये जैसे आप अंदर बैठते हो तो यहाँ पे पैर देखना मेरे, ये बिल्कुल पीछे सीट है, और यहाँ पे जो है पैर मेरे लग रहे हैं। मेरी हाइट है 5'11" वाले बंदा भी यहाँ पे जो है इतना स्पेस उसको मिल रहा है, जबकि सीट बिल्कुल पीछे है। ये सिर्फ दिखाने का तरीका है। हेडरूम देखो, हेडरूम तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा है, मतलब हेड स्पेस तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास में। अब वहाँ चलते हैं। अभी ये जो सीट है ये मैंने ऐसे करके मिड में कर रखी है, मैं इसको बिल्कुल आगे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ना पता है क्या है, अगर आप सिंगल पर्सनैलिटी हैं, आप सिंगल मतलब चल रहे हैं, और अगर आप पीछे बैठे हैं, तो ये सीट इतनी आगे हो सकती है, और यहाँ पे पूरा काउच बन सकता है। इनफैक्ट कि ये हेडरेस्ट निकालो, सीट को पूरा यहाँ पे लिटा दो, तो ये पूरा बेड ही बन जाएगा। और अगर इस तरफ आके देखें तो यहाँ पे तो स्पेस की खैर ऑब्वियस है कि कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज मैंने पूरी सीट ही आगे कर रखी है। बट जैसे मैंने इसको पूरा पीछे कर रखा है ना, इसको मैं 5.5 के हिसाब से, एक ऐसे इंसान के हिसाब से जो कि एक नॉर्मल हाइट है उसके हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। तो अब आप देख पाएंगे कि मैंने ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है। दोनों सीटें जो है ऑलमोस्ट, एक थोड़ी सी पीछे लेटी हुई है और एक आगे की तरफ हुई हुई है। 5.5, एक ऑलमोस्ट 6 फुट का जो बंदा होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्पेस मेरे पास में काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ऑफ
इसमें जो सीट्स हैं ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप तक रिक्लाइन हो सकती है, तो मैंने अभी ये रिक्लाइन कर रखी है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ है कि आप मिडिल सीट को ना यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है जिससे कि मैं इसको आगे पीछे कर पाऊँ, कि अगर कोई पीछे मेरा बच्चा बैठा है या फिर कोई और इंसान बैठा है, अगर उसको पीछे लेग स्पेस चाहिए तो ये वाली सीट को आगे पीछे करने का इसके अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है। पीछे बैठने वाले लोगों के लिए क्या क्या है इसमें, तो यहाँ पे आपको कंसोल लगाने की जगह दी गई है। BYOD बेसिकली ब्रिंग योर ओन डिवाइस, 65 वॉट का यहाँ पे चार्जर है जो कि आगे से भी आपको कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो है मल्टीमीडिया स्क्रीन लगाओ बढ़िया सी महिंद्रा से खरीद के और जो है इंजॉय करो। पॉकेट्स हैं, AC वेंट्स हैं यहाँ पे जो है ये जो छोटी सी एक पॉकेट है, जो टाइप सी पोर्ट है वो आपको यहीं मिल जाता है। तो नीचे की तरफ कोई ऐसा खास टाइप सी पोर्ट नहीं दिया। ये देखोगे तो यहाँ पे ये ब्लाइंड्स हैं, ऐसे करके इसको ब्लाइंड को बंद कर दोगे और फिर जो है क्वालिटी जो है लैचेस की जो फील एंड टच है पीछे वाले लोगों के लिए भी वो बहुत बढ़िया है। 16 स्पीकर हरमन कार्डन का इसके अंदर ऑडियो सिस्टम यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से 3D साउंड इफेक्ट्स जैसी ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर 6 इंच का वूफर एंड 40-100 वॉट्स का जो आउटपुट वो निकाल रहा है पूरा म्यूजिक सिस्टम मिलके। वहाँ पे मेरे को लगता है कि आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बारी है ये वाली सीट पे जाने की, तो मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको ख्याल क्या आएगा कि भाई पीछे वाले लोग गर्मी ज़्यादा होगी, AC से ही काम करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे ये वेंटिलेशन है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इसका बटन ये रहा, यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। ये है टम्बल डाउन या फिर इसको आगे पीछे करने का या फिर इसको रिक्लाइन करने का बटन। बेसिकली लैच है एक, यहाँ से इसको मैंने ऐसे किया तो ये कुछ इस टाइप से टम्बल डाउन हो जाती है। मैं पीछे जाके दिखाता हूँ। तो मेरी हाइट का इंसान अगर चढ़ेगा तो उसको तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे ना जैसलमेर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है एकदम से दोपहर में, इसलिए ऐसी हालत हो गई है मेरी। स्वेटिंग हो जा रही है, कार स्टार्ट कर नहीं सकता मैं बिकॉज ऑफ शोर आएगा। तो यहाँ पे जो है इतना स्पेस है, मेरे जैसा इंसान नहीं बैठ सकता, बच्चे इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पे लग्जरी की कोई कमी नहीं है बिकॉज वही मटेरियल चॉइसेस और एंड ऑल। यहाँ पे जो है बिल्कुल बच्चों के कान पे ये जो स्पीकर्स हैं ये बजेंगे 2, ऐसी सेम ड्राइवर एंड को पैसेंजर पे भी कान पे ही स्पीकर और जो वोकल है वो आएगा। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोग इससे नाराज़ होंगे। पीछे वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये AC वेंट और ये फैन स्पीड चार्जर, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, यहाँ पे बेसिकली USB देना चाहिए था। और यहाँ पे जो है कप होल्डर मिल जाते हैं दोनों तरफ। चलो ड्राइवर सीट की तरफ चलते हैं, बहुत हो गया है पीछे का। ये फ्लश डोर हैंडल्स काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये है जो आपको हर एक अब देखने को मिल रहा है महिंद्रा की कार्स में, कैरी फॉरवर्ड चीज़ें हो रही हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। यहाँ से स्टीयरिंग को देखोगे ना तो फील जो है वो काफ़ी अच्छा है। एक मैं चीज़ बता दूँ, आगे भी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये सॉफ्ट हैं, ये वाला नहीं है। ये पार्ट जो है गोल्डनिश थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा कॉपर टाइप, पियानो ब्लैक, ये सॉफ्ट है। ये जो है ये प्लास्टिक ही है, बट यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल और यहाँ पे छोटा मोटा आपका अम्ब्रेला वगैरह साइन भी दिया हुआ है और स्नैक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो स्टोरेज के मामले में तो भाई इसने जो है हर जगह पे छोटी छोटी सी स्टोरेज दे रखी है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि कार ऐसी हो फैमिली कार जिसके अंदर छोटी मोटी चीज़ रखने की तो जगह हो ज़रूर। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका इग्निशन की कैसे ऑन होता है। यहाँ पे ये जो बटन है ये मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये एनिमेशन कुछ इस टाइप का आता है और एक हर एक मोड के साथ में चेंज हो जाता है। ये ट्रिपल स्क्रीन है, 31.24 सेंटीमीटर्स की और 12.4 इंचेस की ईच एंड एवरी है, समथिंग ऐसे ही कुछ रेशो है। और यहाँ पे जो है मैं इस बटन को ब्रेक दबा के स्टार्ट करता हूँ तो अंदर जो है इतना साउंड सुनाई आएगा। ये है टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन 6 स्पीड, डीजल वेरिएंट में चला रहा हूँ इस वक्त। अंदर अगर आप शोर सुन सकते हो तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत शांत एरिया में हूँ। जो डीजल इंजन वाले जो लोग हैं जिनको कि डीजल का शौक है उनके लिए तो ये इंजन वाइन है और मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर बैठ के। और अगर चलाओ भी इसको तो बहुत ज़्यादा तेज़ शोर नहीं है। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ये ऐसा डिमेबल सेंटर व्यू जो आपका रियर व्यू जो है वो दिखाएगा। बेसिकली डिमेबल है तो पीछे वाली लाइट जो है वो नहीं आती है और ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई यहाँ बटन नहीं है। यहाँ पे आपका शेड या फिर कुछ और सामान रख सकते हो, उसके लिए छोटा सा स्पेस, सनरूफ और ये इतना बड़ा सा जो है इसके अंदर डुअल पैन सनरूफ मिल जाता है। देखो सनलाइट कितनी ज़्यादा हो रही है और आपको कैमरा में थोड़ी सी कम दिख रही होगी बिकॉज इसके अंदर जितने भी ग्लासेस यूज़ कर रखे हैं ना वो सारे के सारे ग्लासेस जो हैं कुछ परसेंट 5-6%, 6-7% के आसपास UV कट्स कर सकते हैं, साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं और बाहर का जो लाइट है उसको डैम करके अंदर कम लाइट छोड़ते हैं। तो वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी हर तरीके से यूज़ कर रखी है इसमें। बट यहाँ पर वही है कि ड्राइवर साइड यहाँ पर कोई भी ऐसा जो है वैनिटी मिरर नहीं है, इस तरफ वैनिटी मिरर है और ये इसकी लाइट जो है वो
वहाँ पे जलती है, तो पता नहीं फेस के ऊपर से लाइट आएगी, फेस के सामने से लाइट आनी चाहिए। देखो यार, ये ADAS लेवल 2 के साथ में आती है, सेंस प्लस बोलती है कंपनी, जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो कंसोल है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, और ये काफ़ी सही तरीके के एनिमेशन भी देते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं ये जिप मोड करूँगा, जैप मोड करूँगा, जूम मोड करूँगा, तो ये वाली जो स्क्रीन है ना, यहाँ पे देखना ये भी चेंज होती है। अब मैंने जूम मोड एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पे सारी जो स्क्रीन है, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें जो है कार को एक रिच फील देती हैं कि आपने ना बहुत सही एक ऐसी सी कार ले ली जो कि जिसके अंदर टेक्नोलॉजी भी है और सफिस्टिकेशन भी है। आगे भी स्टीयरिंग देखोगे तो ऐसा हल्का सा नीचे डी शेप्ड है। ये जो है पियानो ब्लैक है, यहाँ पे स्क्रैच आ सकते हैं और हल्के हल्के से आ भी गए हैं, लेकिन ये जो है मीडिया कंट्रोल है। इस तरफ ये वाइपर कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर, हेडलैम्प कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या दिखता है, ये चीज़ देखो, ये चीज़, ये फीचर डाल के महिंद्रा ने इस कार को बना दिया है सुपर्ब। ये मैं कहूँगा कि एक ऐसी फैमिली कार के अंदर एक एक्सेल जोड़ देना, आगे से पीछे तक एक एक्सेल जुड़ा हुआ है। बेसिकली एक ट्रांसमिशन इंजन की पावर को पीछे व्हील में पहुंचाने के लिए होता है। अब वो क्या होता है बताता हूँ। जब आप कहीं पे फंस जाओ मिट्टी में, मड में, जैसे कि मैं यहाँ पे पत्थरों वत्थरों में, और ये बिल्कुल गंदा है, गड्ढे वड्ढे हैं, तो यहाँ पे आप फंस जाओ तो इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। ऐसे करके जब आप लाइट एक्टिवेट करोगे तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो पीछे भी चली जाएगी, और चारों व्हील्स में, यानी कि 4 व्हील ऑल व्हील ड्राइव बन जाएगी। ये एक कॉन्स्टेंट टॉर्क मिलेगा आपको, मड से, सैंड से, स्लश से निकालने के लिए एक पावर मिलेगी। वहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में फंसोगे नहीं, निकाल पाओगे, बट वहाँ पे आपके पास में ना RPM ज़्यादा हो जाएंगे और जो है स्पीड कम हो जाएगी, ऑब्वियस है, और माइलेज आपकी कार बिल्कुल भी नहीं देगी अगर आप इसको एक्टिवेट करके चलाते हो तो। बट अगर आपको थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करना है तो आप ऑल व्हील पे करके चलाओ। यहाँ पे ये जो है ये लॉक कर देता है बेसिकली टॉर्क को, जो चारों पहियों में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है और कार अपने आप को बाहर निकाल पाती है किसी भी सिचुएशन से। उसी के बाद यहाँ पे ये है लाइट कंट्रोलर, यहाँ पे है ऑटो ऑन ऑफ जो कि इंजन को ऑन ऑफ करेगा। ये है हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ के बटन यहीं पे दे रखे हैं। देखो अब मैं बात करूँ कि ये AC इवेंट्स कैसे हैं, ये कैसा है, तो ये सारी बातें ना करनी मेरे को लगती है कि बेकार है। मैं मेन चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे ना एक वाइब्रेटर यूज़ कर रखा है, वाइब्रेशन मोटर। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ ना तो यहाँ पे एक फीडबैक आता है। ये पूरा पैनल जो है ये एक स्विच है, ये अगर देख पा रहे हो तो ये पूरा पैनल एक स्विच है। मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक फीडबैक है, हल्की सी वाइब्रेशन है। अब मैंने ये जो कैमरा सिस्टम है इसको ओपन करके दिखाया, ये देखो जो शार्पनेस है वो बहुत सही है इसके अंदर, और अलग अलग व्यू से आप इसको देख सकते हो। बहुत सारे व्यूज़ हैं इसमें, 540 डिग्री दे देता है आपको, ये ऊपर नीचे आगे पीछे की, ये देखो ऊपर का भी दे दिया, आगे पीछे का भी दे दिया। कुछ इस तरीके से इसको चला सकते हो। बेसिकली क्या है कि पहले ये जो सिस्टम होते थे ना ये हैंग हो जाते थे। वो क्या होता था, आप में से बहुत सारे लोग जानते हो कि स्नैपड्रैगन एक कंपनी है जो कि एंड्रॉइड फ़ोन के लिए प्रोसेसर बनाती है और भी बहुत सारी डिवाइसेस के लिए वो प्रोसेसर बनाती है। तो क्या होता था कि कार कंपनी अपने जो ये सिस्टम है ना इनको एज अ फ़ोन समझती थी, और वही एंड्रॉइड वाला स्नैपड्रैगन 640 या फिर 750 या फिर ऐसे करके उठा लेती थी और उन्हीं को लगाती थी। वहाँ पर जो है वो हीट हो जाते थे, बिकॉज फ़ोन तो हम थोड़ी देर तक यूज़ करते हैं, कार तो घंटों घंटों तक चल रही है, कार में म्यूज़िक भी चल रहा है, नॉन स्टॉप हाईवी आउटपुट है। वहाँ पे वो प्रोसेसर जो थे वो संभाल नहीं पा रहे थे। अब क्या किया कि इन सब चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए ना, सारी स्क्रीन्स को अच्छे से चलाने के लिए ना, अब जो है स्नैपड्रैगन ने एक नया प्रोसेसर निकाल दिया, उसका नाम है कॉकपिट। अब वो कॉकपिट में लगाओ, चाहे वो इस कार की कॉकपिट हो, बाइक की कॉकपिट हो, प्लेन की कॉकपिट हो, कहीं भी आपको एक छोटी मोटी अगर एक डिवाइसेस बनाने हैं, एक ऐसा एक मिड लेवल का एक प्रोडक्ट बनाना है, तो वहाँ पे आप वो वाला प्रोसेसर यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या है कि हैंग नहीं है, आपको किसी भी बटन दबाओगे, कैसे भी दबाओगे, ये कार जो है काफ़ी देर से खड़ी है और स्टार्ट ही है। तो अभी भी देखोगे तो इसके अंदर कोई ऐसा लैग या फिर कुछ भी नहीं है। मैं कितनी तेज़ कर लूँ इसको, जैसे हम एक फ्लैगशिप सैमसंग के फ़ोन में करते हैं ना, तो वो वाला फील है इसके अंदर। फ्रेम रेट यहाँ पे मुझे थोड़े से कम लगते हैं स्क्रीन के, लेकिन फिर भी ठीक है, कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हिसाब से ठीक है। अब ये जो थर्ड स्क्रीन है ये है को पैसेंजर स्क्रीन। अब ये स्क्रीन ड्राइवर को नहीं दिखती, ये स्क्रीन दिखती है सिर्फ और सिर्फ को पैसेंजर को। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कितने फीचर हैं, ये कैसे काम करता है या फिर ये कार चलती कैसी है वो देख लेते हैं अब। लेकिन मैं बता दूँ आपको इस तरफ क्या मिलता है आपको, ये एक छोटा सा क्राउन है जिससे कि आप यहाँ पे ये वाली जो स्क्रीन है इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे AC है, होम है, फिर यहाँ पे कार से रिलेटेड और म्यूट से रिलेटेड बटन है, ये पार्किंग, ऑटो होल्ड। इस तरफ अगर देखोगे तो ये वही है आपकी ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स पार्किंग। यहाँ पे है 360 कैमरा, ड्राइव मोड, और फिर यहाँ पे आप जो है पैसेंजर एयरबैग दिखा रहा है वो की वार्निंग है। अगर स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बताऊँ
दिखाऊं तो आर्मरेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है और स्लाइडिंग है, काफ़ी बड़ा भी है, तो 2 लोग बैठेंगे तो हार्ड टच ईजिली नहीं होंगे, ठीक है। इस तरफ अगर देखोगे तो अंदर की तरफ यहाँ पे की रखने की जगह और नीचे छोटी सी स्टोरेज है। अगर मैं इसका ग्लव बॉक्स खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने कपड़ा रख रखा है, बट यहाँ पे जो है काफ़ी ठीक ठाक सा स्पेस है। इसके यहाँ पे भी स्पेस है, अगर कोई छोटा मोटा सामान है तो वो यहाँ पे आप छुपा के रख सकते हो। चलो जी स्टार्ट करते हैं अब इसकी टेस्ट ड्राइव। तो मैं डालता हूँ ड्राइव पे, पार्किंग डाउन, यहाँ पे ड्राइव मोड में सेलेक्ट करता हूँ जिप, और फिर मैं होम पे आके अपनी जो नेविगेशन है मेरा जो चल रहा है एप्पल कारप्ले, इसको भी ऑन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 32 किलोमीटर मुझे अभी चलना है, 33 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे है ट्रिप ए और 12.6 की माइलेज पे दिखा रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ 0। तो ये माइलेज हो गई है 0। अब यहाँ से सारी चीज़ें चेक करते हुए चलेंगे कि कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं काम करती, और फिर फील के बारे में बताऊँगा कि मुझे क्या फ़ील हुआ। बाकी इस इंजन में जो 450 Nm ऑफ टॉर्क है उसको भी मैं एक बारी इसके टॉप मोड पे चेक कर लूँगा। अब मैं माइलेज वाले मोड पे चलूँगा यहाँ से। इसमें ये चीज़ आप अगर देख रहे हो, एडास अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आप हल्की सी स्पीड में चले अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट करने का ऐसा कोई यहाँ पे बटन है नहीं। अगर यहाँ पे मैं क्रूज़ कंट्रोल सेलेक्ट करता हूँ तो क्रूज़ कंट्रोल स्टैंड बाय, तो ये क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव हो गया। अब ये इसका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है जो कि अभी अपने आप ही स्टीयरिंग देखेगा। देखो ये कार यहाँ से आ रही है, ये ब्रेक कर सकता है, बट हम इतना रिस्क नहीं लेंगे। मैप की लोकेशन यहाँ पे भी दिखा रहा है 62 की स्पीड पे। मैं इस पर क्रूज़ करके देखता हूँ कि कैसा मुझे फील होता है। यहाँ से मैं स्पीड और बढ़ा भी सकता हूँ, तो ऐसे करके 65 पे मैं कर लेता हूँ। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी तभी काम करेगा जब एडास अच्छे से काम करेगा, और एडास अच्छे से काम तब करेगा जब ये जो स्टिप्स हैं, ये जो है स्टाइप्स, ये क्लियर होंगी, ये विजिबल होंगी। ये विजिबल ही नहीं है, यहाँ की जो रोड है वो सारी ख़राब सी है, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि बता सकूँ कि कैसा फील आ रहा है। तो यहाँ पे जो है कार ने अपनी जो कमांड है वो ले ली है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ गाड़ी में, ये हाइट पे है, कमांडिंग पोजीशन पे। अब देखो ये बीप 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 होने लगी ना, उसने डिटेक्ट किया कि आगे टर्न है, लेकिन मैं अभी इसको पकड़ नहीं रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अभी अपने आप ही मोड़ रहा है, चाहे वो बीप 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 कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो खुद कैपेबल है स्टीयरिंग को टर्न करने के। बट आप इतना ज़्यादा रिस्क कभी भी मत लेना, बट हम ऐसे करके पकड़ लेते हैं। अब ये जैसे कैटल बीच में घूम रही है, जो काउस हैं, अब एक काऊ एकदम से बीच में आ जाएगी ना, एकदम से भर के ब्रेक मार देगा आपका जो एडास होगा, और पीछे वाली कार आपसे ठुक जाएगी। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें काम जो है नहीं होने चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए साइड में लगाता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको। ओह माय गॉड, 12.1 किलोमीटर की माइलेज दिखाने लगा है। खैर अभी थोड़ी सी और दूर चल के देखेंगे, क्योंकि डीजल इंजन है, इतनी सारी पावर लेने के बाद में इतनी अगर माइलेज मिलती है तो फिर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे अगर मैं इसकी मेन सेटिंग्स पे जाऊँ महिंद्रा में, और मैं यहाँ पे जाऊँ प्रेफरेंसेस में, तो प्रेफरेंसेस में यहाँ पे देखना कि क्या आ रहा है। इंजन परफॉर्मेंस ऑन रोड वाले पे चलते हैं, तो कंपास आ गया यहाँ पे आ गया टायर डायरेक्शन। तो अगर मैं मोड़ता हूँ स्टीयरिंग तो ये जो है डायरेक्शन भी जो है चेंज होगी। यहाँ पे आ गया है जी फोर्स की, कितनी जी फोर्स लगेगी, पीछे लगेगी, आगे। व्हीकल इन्फो में चलते हैं तो यहाँ पे पावर टॉर्क दिखा देगा। अभी जैसे मैं इसको पार्क पे करते और यहाँ पे जो है मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि टॉर्क और कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सलेट कर रही है। हल्का सा जनरेट होता है, बट वो ऐसा यूजेबल नहीं है। यहाँ पे फिर से टायर डायरेक्शन, जी फोर्स, लैप टाइमर के अंदर यहाँ पे आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो। और अगर रेस कर रहे हो इनकेस, वैसे तो इससे रेस कौन करता है, तो ऐसे करके लैप टाइमिंग जो है यहाँ पे ऐड होती रहेगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। बट ऑन रोड वाले मोड पे या व्हीकल इन्फो वाले मोड पे एक बार मैं चला कर दिखा देता हूँ। तो मैं ड्राइव पे गया, और ड्राइव पे करके जैसे ही मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगा ना, देखना जैसे ही मैं थ्रॉटल दूंगा ना, यहाँ पे जो है ये पावर आपको दिखाने लग जाएगा कि पावर कितनी है, क्या आउटपुट आ रही है, कैसे आ रही है। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दोबारा से एक बार एक्टिवेट करते हैं, देखते हैं कि वो कब एक्टिवेट होता है। अभी ये कह रहा है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑफ। अब ये दिखा रहा है कि स्टैंड बाय पे, और स्टीयरिंग मैंने छोड़ दिया है, स्टैंड बाय पे है, यानी कि उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब वो ओवरराइट हो गया है। ये बहुत सही चीज़ है। यहाँ से मैं डिस्टेंस ले सकता हूँ इसका, यहाँ से मैं लेन असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट को जो है एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। बाकी हॉर्न जो है ना, इसका लग्जरी हॉर्न है। हॉर्न बजा के दिखाता हूँ। तो अगर माइक ने ये ऑडियो पकड़ी होगी तो हॉर्न की जो क्वालिटी है, जो साउंड है हॉर्न का, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे।
बेसिकली स्टीयरिंग की जो पोजीशन है वो बहुत सही है। बेसिकली क्या है कि महिंद्रा ने ना कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया इसमें, जो था वैसा ही था, सक्सेसर चीज़ है, सक्सेस ही रही है हमेशा। कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हो, यहाँ से भी पूरा दिखता है, वहाँ से भी पूरा दिखता है, पूरा खुली सी कार लगती है, बड़ी सी कार लगती है, बिकॉज ये है ही थोड़े से बड़े साइज़ की कार। बाकी एडास पे हमने इसको चला लिया है और यहाँ पे है 13.7 की ये माइलेज दे रहा है। जैप मोड भी चेंज करूँगा, बट मैं उससे पहले कुछ अपनी जो फीलिंग है वो बताना चाहता हूँ, बिकॉज मैं इसमें ऑलमोस्ट चल चुका हूँ अभी तक 70 किलोमीटर्स के आसपास। तो कार जो है रिफाइंड है, लेकिन इसके अंदर NVH लेवल ज़्यादा है। बेसिकली क्या है कि कैबिन के अंदर शोर ज़्यादा है, चाहे जो हमारी विंडोज़ हैं या फिर स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन हो गई या फिर बैक स्क्रीन हो गई, चाहे वो डैम्प्ड है, उसके अंदर साउंड प्रूफिंग हल्की सी है। बट वहाँ पे ना आपको इंजन के जो शोर है, जो वाइन, उसको डीजल इंजन लवर्स वाइन बोलते हैं, मेरे को तो वो शोर लगता है, नॉइज़ लगती है मेरे को तो एक्चुअली। अगर आप एक फैमिली कार ले रहे हैं तो आप ना पेट्रोल में जाओ, देखो यहाँ देखो, ये स्टीयरिंग अपने आप मूव हो गया, अपने आप सीधा हो जाता है, एक्यूरेसी है इसके अंदर। बट अभी कह रहा है कि पकड़ लो, चलो पकड़ लिया। अगर आप एक फैमिली कार ले रहे हो तो पेट्रोल कार लो, डीजल कार मत लो। डीजल कार का जो नॉइज़ लेवल होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा से। अगर आपको चाहिए टॉर्क 450 Nm ऑफ टॉर्क, जो ऐसी थ्रॉटल देते साथ ही खींच दे कार को, वहाँ पे आप ले सकते हो, नो डाउट। अब यहाँ ये चीज़ देखना कि जो कार का स्टीयरिंग है इतनी बड़ी कार होने के बाद में ना बहुत लाइट है। मैं ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अपना मैं बंद कर रहा हूँ, डीएक्टिवेट, ठीक है, डीएक्टिवेट हो गया। कार का स्टीयरिंग ना बहुत सही है। एक चीज़ है इसके अंदर जो ऑटोमेशन के तौर पे देखी जाएगी, अगर आप ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एडास ऑन भी नहीं करते हैं तब भी एडास इसमें 24/7 ऑन ही है। एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाने के बाद आपका एडास हमेशा आपको बचाता रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होने देगा कि एडास अगर ऑफ है तो आप ऐसे करके लेन चेंज करोगे तो ये लेन चेंज करने देगा, नहीं करने देगा आपको। देखो ये दोबारा से लेन में ले आएगा, ये ऐसे करके लेन के अंदर ले आता है। ये चीज़ यहाँ पे जो है नंबर बहुत ज़्यादा बना रही है, बिकॉज काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर देखा जाता है कि एडास ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग तो ऑफ ही करके छोड़ देते हैं। इसके अंदर क्या है कि अगर ये पॉसिबल है इंडियन रोड के लिए कि भैया सही से काम कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की जो एडास है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, वो यहाँ के लिए है ही नहीं। अब महिंद्रा या टाटा जैसी कंपनीज हो गई, इनकी एडास यहीं के लिए बना रखी है, देसी काऊ तक को डिटेक्ट कर लेते हैं। दोबारा से इसको मैं एक बार यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसकी और डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पर रेंज और एवरेज आ गई। इसमें आगे चलते हैं इस तरफ मेन्यू में, यहाँ पे जो है ये साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ ही रीड कर लेता है। बेसिकली कैमरे से देखो ये 40 किलोमीटर्स का साइन बोर्ड जा रहा है ना, अब कैमरे से किया हो या GPS की फीड से किया हो वो बात अलग है, लेकिन जो कैमरा की जो है ये 40 किलोमीटर्स का बोर्ड भी दिख रहा है, हर जगह 40 किलोमीटर्स लगेगा। तो ये ऐसे करके रीड कर लेते हैं। दो तरीके से रीड कर सकता है एडास, एक तो या तो अपने कैमरा सेंसर को कॉल करे या फिर अपनी फीड को कॉल करे। और फीड एक ऐसी फीड होती है जैसे पहले RSS फीड चला करती थी, कॉन्टीन्यूस फीड, जो कि आप जहाँ पे भी चल रहे हो उसके आसपास का कुछ किलोमीटर का जो एरिया है, प्रीवियस वाला भी और फ्रंट वाला भी, वो आपको देती रहती है। अब ड्राइवर को यहाँ पे ये कि मेन्यू बटन मिलता है, जैसे आप मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पे ड्राइव इन्फो आ जाएगा। ओके इसी से ही कर सकते हैं, जैसे मैं ओके करता हूँ तो ड्राइव इन्फो यहाँ पे आ गई। जो करंट ट्रिप चल रहा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ये दिखा रहा है। दोबारा से मैं मेन्यू पे चलता हूँ। अब मेन्यू पे चलने के बाद में व्हीकल इन्फो अगर देखनी है यहीं तो यहीं पे देख सकते हो टायर में कितना प्रेशर है, या फिर कौन सा ये ऑल व्हील ड्राइव टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बटन यहाँ पे दिखाया था वो एक्टिवेटेड है नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे दिखाता है कि कितना टॉर्क पे है कितना नहीं। देखो मैं इतना फ्रीली वीडियो इसलिए बना पा रहा हूँ बिकॉज ये अपने आप ही एडास पे चल रही है कार। इसी के बाद ही यहाँ पे दिखाएगा लेवलर कि कौन सी डायरेक्शन में हो, कितनी डिग्री पे आपकी कार जो है टिल्ट हुई हुई है, चाहे वो फ्रंट से हो चाहे वो बैक से हो, ऐसे करके दिखाएगा। और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है। वाह क्या सही नज़ारे हैं ऐसी जगह के, पैराग्लाइड उड़ रही है। खैर फिर इसमें आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे दिखाता है DPF लेवल कुछ इस तरीके से, और फिर दोबारा से वही मेन्यू पे आ जाता है। मैं मेन्यू दोबारा से कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे जाता हूँ ड्राइवर असिस्ट पे। ड्राइवर असिस्ट पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये दिखाएगा। मेन चीज़ इसकी यही है गाइस, यहाँ पे आपको देखना है कि सामने अगर कोई व्हीकल आता है या फिर मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ डिटेक्ट कर रहा है भाई, लेन डिटेक्ट कर रहा है पूरी प्रॉपर। और यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस टाइप का। अब देखो वहाँ पे कार खड़ी है, स्कॉर्पियो खड़ी है, ये उसको डिटेक्ट कर पाता है नहीं कर पाता एडास, वो हम यहाँ पे देखेंगे। वो कार खड़ी है और यहाँ पे अभी तक कोई डिटेक्शन नहीं है। अब हुई है डिटेक्शन देखो, और एक थार भी जा रही है और इसने यहाँ पे डिटेक्ट भी कर लिया। ये रही थार, मैं रियल टाइम पे दिखा रहा हूँ। ये जो है थार को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये थार मतलब थार को उसने पंच बना दिया है, बट है ये जो थार है ये मतलब थार गाड़ी को डिटेक्ट नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा।
अब उसमें ग्राफिक आप कोई सा भी लगा लो, लेकिन जो है डिटेक्शन हमारी, जैसे मैं बोलूँगा कि महिंद्रा जो है अब टेक्नोलॉजी में, जैसे मैंने अभी टेस्ला चलाई थी कुछ टाइम पहले, तो वो भी सारी चीज़ें डिटेक्ट कर रहा था, ये भी सारी चीज़ें डिटेक्ट कर रहा है, तो डिटेक्शन लेवल पे ये नेक्स्ट लेवल चले गए। अब अगर बात करूँ इसकी गाइस सस्पेंशन की, तो मुझे इसकी सस्पेंशन पर्सनली बहुत पसंद आई। ऐसे रास्तों में जैसे हाईवेज़ हैं, आप बहुत अच्छा घूमने के लिए जा रहे हो कहीं पे और बहुत ही सही है, बीच में कोई गड्ढा वड्ढा आ रहा है या फिर कुछ और है, जो कि हमारी सिटी का जो माहौल होता है वहाँ के लिए इसकी सस्पेंशन टू गुड है, टू गुड, और बहुत सही तरीके से काम भी कर रही है। आपको गाड़ी के अंदर बैठ के वो गंदा वाला फील नहीं होना है कि यहाँ पे घट 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 ऐसे ऐसे करना है, या फिर ढप एकदम से अगर स्पीड ब्रेकर मिस हो जाए, तो वो सीन इसके अंदर नहीं है। दूसरी चीज़ मेरे को क्या लगी कि कार बड़ी है, फिट एंड फिनिश अच्छी है इस कार की, जहाँ पे भी हाथ लगा रहा हूँ ठीक है, कोई भी ऐसा फिट एंड फिनिश का इशू तो मुझे लगा नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टेक्नोलॉजी से लेके 25 लाख रुपए वाला प्रोडक्ट है ये, तो हम 25 लाख रुपए के हिसाब से इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 25 लाख रुपए में मुझे बस दो चीज़ें बहुत ज़्यादा खली हैं। एक तो यहाँ पे मिरर नहीं है, दूसरी बात है इसके अंदर जो है शोर बहुत ज़्यादा है, तीसरी चीज़ अभी मैंने इसको उस पर लगाया था ड्राइव इन्फो पे, अब मैं इसकी एक बारी माइलेज भी देखना चाहता हूँ, फिर इसको भगा के भी देखेंगे। तो ड्राइव इन्फो पे मैंने करंट ट्रिप पे जो इसको लगाया था तो 12.1 की ये माइलेज दिखा रहा है। अब ट्रिप ए भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ट्रिप ए 16.7 की दिखा रहा है। चलो अब एक पावर पंच लेके देख लेते हैं, बिकॉज ये भगाने वाली कार है नहीं, लेकिन फिर भी। तो यहाँ से मुझे है स्पीड पे ध्यान रखना गाइस, मैं ड्राइव पे हूँ, गियर, और यहाँ से कितने मिली सेकेंड में ये 100 पे पहुँचती देख लेते हैं। 3 2 1 स्टार्ट, और ये पहुँची फुल टू जोश से। ओ भाई सही है, इतनी बड़ी कार अगर इतनी तेज़ स्पीड में चल जाए तो क्या कहना, मतलब ठीक है। 450 Nm ऑफ टॉर्क अगर खींच के लेके जा रहा है, उसके अंदर अगर पूरी की पूरी फैमिली बैठी होगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट काफ़ी सही तरीके से ये जो है खिंच चुकी है, और 16.1 की माइलेज दिखा रही है। खैर अब ये टैंक टू टैंक माइलेज करने पे पता चलेगा, बट जो भी बोलूँ कि ओवरऑल अगर कार को नंबर दिए जाएं और नंबर काटे जाएं तो इस कार को 10 में से 8 नंबर मिलते हैं, और 2 नंबर इसलिए कट रहे हैं क्योंकि यार एक नंबर तो मैं साफ साफ इसलिए काट रहा हूँ कि कार में बहुत तेज़ आवाज़ है अंदर। दूसरी चीज़, दूसरा जो नंबर है वो इसलिए काट रहा हूँ कि महिंद्रा ने के डिज़ाइनर्स हुए, इंजीनियर्स टीम हुई, इतनी सुंदर, इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी अच्छी कार बनाई, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना सुंदर प्रोडक्ट है। डैम्पिंग के ऊपर काम करना भूल गए शायद, रोड की डैम्पिंग, जो रोड नॉइज़ है या फिर जो साइड से डोर्स में जो विंडोज़ में से जो नॉइज़ आ रही है, उन पे थोड़ा सा काम करो, और ज़रूरत है। ये कार डीजल इंजन वाली कार या पेट्रोल इंजन वाली कार अगर शोर क्रिएट करे ना, नॉइज़, तो वो हुड में होनी चाहिए, वो कैबिन में नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि माइक्रो लेवल की वाइब्रेशन कैबिन के अंदर आती है, वहाँ से वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है जिससे कि नॉइज़ क्रिएट होती है, मेरे को पता है, लेकिन उसको डैम करो, इसको एक इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर ये चीज़ हो जाए जो हमें लग्जरी कार्स के अंदर दिखती है कि बाहर चाहे इंजन में कितना ही शोर है, अंदर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉइज़ कैंसिलेशन टाइप्स कुछ चीज़ अगर हम कैबिन ऐसा बना दें, तो इस कार को लोगों की पहली पसंद चॉइस बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, और बेस और मिड वेरिएंट तो इसके टॉप निकलेंगे। तो गाइज़ ये जो था एक छोटा सा वीडियो था मेरा, जो कि आप देख रहे हो अभी, जिसके अंदर मैंने अपनी फीलिंग बताई है कि क्या लगा मुझे। बाकी छोटे मोटे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।